नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में। आज का एजेंडा में वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइन, वो मुद्दे जो बनेंगे आज इतिहास, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज का एजेंडा। तो अगले आधे घंटे में हम बताएंगे कि क्या है आज दिन की बड़ी संभावित सुर्खियां इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ जया सिन्हा। तो क्या होगा आज का एजेंडा, आइए देखते हैं। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश 50% सीटों की क्षमता के साथ सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्सों को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की मिली अनुमति। स्कूलों को खोलने और कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ले सकते हैं फैसला। भारत से अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्री उड़ानें 31 अक्टूबर तक रहेंगी निलंबित। भारतीय सरकार से अनुमति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और यात्री उड़ानें रहेंगी जारी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री अब दिल्ली हवाई अड्डे पर कोविड RT-PCR परीक्षण की सुविधा का उठा सकेंगे लाभ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग राजपत्र में अधिसूचना कर सकता है जारी। राज्य के दौरे पर गया चुनाव आयोग का दल आज करेगा पटना में प्रेस वार्ता। स्थानीय प्रशासन के साथ पोल तैयारियों की करेगा समीक्षा। साथ ही टीम जाएगी गया और नक्सल प्रभावित जिलों का लेगी जायजा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आज। हर साल गंभीर प्रदूषण का कारण बनने वाली पराली जलाने की समस्या और उससे निपटने पर होगी चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ट्विटर के माध्यम से देंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े छात्रों के सवालों के जवाब। शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण सुधारों और क्रियान्वयन से जुड़े होंगे ये सवाल। तो सबसे पहले बात अनलॉक 5 की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जो आज से अमल में आ जाएंगे। अनलॉक 5 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल खोलने को लेकर राहत दी गई है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर अब ज्यादा गतिविधियों को खोला जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल्स, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से 50% सीट क्षमता के साथ फिर खोलने की अनुमति दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी करेगा और इसके अलावा मनोरंजन पार्कों और इसी की जैसे दूसरी जगहों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत मिल गई है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए खेल मंत्रालय SOP जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों के तहत स्कूलों, कोचिंग संस्थानों को फिर खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध ढंग से फैसला करने की छूट दी गई है। इसके अलावा भारत से अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हालांकि सरकार द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और यात्री उड़ानें जारी रहेंगी। सरकार द्वारा जारी ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री अब हवाई अड्डे पर ही कोविड-19 की जांच के लिए RT-PCR परीक्षण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कुछ शर्तों के साथ अब 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत भी मिल गई है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुधाकर दास। सुधाकर, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई नए सेक्टर्स को इस बार अनुमति दी गई है, मोटे तौर पर अगर एक बार फिर हम दर्शकों को बताना चाहें तो कौन कौन चीजों पे इस वक्त अनुमति दी गई है और रियायत दी गई है सरकार की ओर से? देखिए जया, मैं तो ये कहूंगा कि 25 मार्च के बाद अब एक ऐसा वक्त आएगा, खासतौर से अगर बात की जाए, हालांकि आज से ये नए जो रीओपनिंग के जो नियम है वो लागू होंगे, लेकिन 15 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो एक तरह से एक ऐसा वक्त आएगा जब सब सारे सेक्टर खुल जाएंगे। हमको पता है कुछ सेक्टर कुछ शर्तों के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक रीओपनिंग सारे सेक्टर्स की हो जाएगी और ये बहुत बड़ा फैसला
हमको पता है कि ये तमाम गतिविधियों को संचालित करने के लिए किस तरह से एक पूरा चक्र होता है। अगर कुछ तंत्र बंद पड़े हुए हैं, उस पर आधारित लोग, उस उनसे जुड़े हुए लोग जिनका रोजगार आश्रित है, उस पर वो कितना प्रभावित होता है। तो एक तरह से 15 अक्टूबर से एक आज से अगर 15 दिन की बात की जाए तो सारे सेक्टर्स खुल जाएंगे। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जरूर वंदे भारत मिशन या बबल एग्रीमेंट के तहत चीजें हो रही है, लेकिन बहुत बड़ा फैसला सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट पार्क, इस तरह की चीजें बच गई थी, उनको भी खोलने का फैसला हो गया। और साथ ही साथ स्कूल्स को लेकर बिल्कुल सुधाकर, स्कूल्स को लेकर काफी पेरेंट्स जो हाँ। अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उनकी काफी चिंता थी। तो स्कूल को लेकर जो निर्णय है वो सरकार ने राज्य सरकारों को छोड़ दिया है, उसको लेकर क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? एसओपीज भी जारी की जाएंगे क्योंकि बच्चों की जो सुरक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, स्कूल का एक ऐसा मसला था, खासतौर पर इस पर बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन हुआ। केंद्र ने न सिर्फ राज्यों के साथ चर्चा की, पेरेंट्स एसोसिएशन, जो स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ भी बहुत ज्यादा चर्चा के बाद ये फैसला हुआ है। देखिए, देश में अभी भी 7-8 ऐसे राज्य हैं जो 80% केसेस के कारण है। बाकी 20 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां ज्यादा केसेस नहीं है। तो ऐसे राज्य ग्रेडेड मैनर में, यानी क्रमबद्ध, चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन वो भी उन संस्थानों के साथ चर्चा करने के बाद। तो ये एक बड़ा और अहम फैसला है और बहुत चर्चा के बाद ये सामने आया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 15 अक्टूबर से सारी चीजें खुल जाएंगी। ग्रेडेड मैनर में इस फैसले को आगे बढ़ाया जाएगा और अभी भी जोर जो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन पर होगा। और हमको पता है कि एक तरफ खोलने का फैसला, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, हमने देखा कि हाल ही में उन्होंने बैठक भी ली थी ऐसे राज्य जहां केसेस ज्यादा है, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ। तो लगातार जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट की बात है, उस पर जोर दिया जा रहा है। तो तमाम प्रावधानों के साथ जो ओपनिंग अप की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरह से न सिर्फ अर्थव्यवस्था, लेकिन आम जनजीवन जिसको लगातार मजबूती मिल रही है, उसके लिए बहुत बड़ा एक तरह से ये कारगर साबित होगा। और खास तौर से अभी हमको पता है कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, ये तमाम चीजें हैं, तो ध्यान भी उतना ही रखने की जरूरत है। जिम्मेदारी हम तमाम लोगों की भी बढ़ गई है कि अगर सरकार ने चीजों को खोलने का फैसला किया तो हम भी उस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े इस पूरे मसले को लेकर। बिल्कुल सुधाकर, और मनोरंजन जगत जो है एक बड़ा तबका रोजगार के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर करता है और उसको लेकर भी लगातार मांग की जा रही थी कि सिनेमा हॉल्स हैं, जो अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, उनको भी खोला जाए, लेकिन यहाँ पर भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो उसको लेकर किस तरह से एसओपी जारी की जा सकते हैं, उनकी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, फिल्म प्रोडक्शन या सीरियल प्रोडक्शन, इसके लिए अनुमति दे दी गई थी पहले ही, उसके लिए एसओपी भी जारी कर दिया गया था। लेकिन अगर ये बन रहे हैं, निर्मित हो रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए जगह भी चाहिए थी। और काफी ज्यादा दिनों से मांग थी सिनेमा घरों की या मल्टीप्लेक्सेस की। हमने देखा कि जब मेट्रो खुल गया, इस तरह की चीजें खुली, तो एक आशंका जो जताई जा रही थी, उस तरह से केसेस में वृद्धि नहीं हुई। केसेस जरूर बढ़े हैं, लेकिन उस तरह से वृद्धि नहीं हुई। तो एहतियात के साथ अगर ये भी चलते हैं तो उस तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। तो उसके बाद तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए 50% कैपेसिटी के साथ इनको खोलने का फैसला हुआ। और निश्चित तौर पर एसओपी में और भी ज्यादा चीजें रहेंगी, उसको ध्यान में रखना जरूरी होगा मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल्स के लिए। साथ ही साथ वहां जाने वाले लोगों के लिए, जब रेस्टोरेंट खुले हुए हैं तो इन चीजों को बंद रखने की कोई बहुत ज्यादा बड़ी वजह नहीं थी। लेकिन ये जरूर है कि सरकार इन तमाम मसलों पर, एक तरह से कह सकते हैं, अगर कभी भी कोई ऐसी कोई दिक्कत लगे तो सेंटर या फिर स्टेट्स रिव्यू जरूर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा, चाहे स्कूल का मसला हो या इस तरह के जो तमाम चीजें जिनको खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं 25 मार्च के बाद अक्टूबर में एक ऐसा समय आएगा जब सारे सेक्टर्स खुलेंगे और इसका ये सीधा मतलब होगा जो जीवन चक्र है, जो रोजगार का चक्र है, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला। और ये सीधे सीधे आम लोगों को, गरीब लोगों को फायदा मिलने वाला है इसके जरिए, ये जो बड़ा फैसला हो। बिल्कुल, लेकिन सुधाकर, यहाँ पर रियायत दी जा रही है तो साथ साथ हिदायत भी है। किस तरह से अभी भी कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वहां पर सख्ती लागू होगी? देखिए, कंटेनमेंट जोन को एकदम बिल्कुल बहुत जोर देकर दोहराया गया है कि किसी तरह की वहां कोई रियायत नहीं दी जा सकती है। लॉकडाउन की सख्ती वहां पहले की तरह जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में जो और भी प्रावधान जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइंस है, वो तमाम गाइडलाइंस फॉलो होते रहेंगे। हालांकि इसके साथ ये भी कहा गया है कि स्टेट जो है बिना केंद्र की अनुमति के नए तरह का कंटेनमेंट जोन या ये चीजें अपने लॉकडाउन के प्रावधान जो है, चाहे गांव ही क्यों ना हो, उसमें लागू नहीं कर सकती। तो एक परामर्श जरूर उनको करना पड़ेगा। और अभी भी ये हिदायत दी गई है, जो बुजुर्ग हैं,
जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें। आरोग्य सेतु का बहुत ज्यादा फायदा हुआ, करीब 16 करोड़ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो चुके हैं और जी। इनको ऑफिसेस में खासतौर से 100% जिनके मोबाइल फोन कंपैटिबल है, हमको पता है कि नॉन बिल्कुल। कंपैटिबल फोन के लिए भी IVRS सिस्टम है, तो वो चीजें लागू हो, इसका ध्यान स्टेट गवर्नमेंट्स रखे, इसके लिए भी जोर दिया गया है नए गाइडलाइंस में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जारी है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि जान भी है और जहान भी है, और इसी तरह से जो तमाम सेक्टर्स को इस बार अनलॉक 5 में खोलने की बात कही गई है, क्योंकि अब आपको कोरोना के साथ हम जी रहे हैं। जो तमाम सुरक्षा मानक नहीं है उन्हें अपनी आदत में हमें शुमार कर लेना है और इसी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना है। लापरवाही नहीं बरतनी है, लेकिन अपने काम और उसको लेकर आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार की। तो आज बिहार विधानसभा की 71 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की जा रही है। इसके साथ ही पहले चरण की 71 विधानसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। नामांकन की जांच 9 अक्टूबर से होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, जबकि एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पहले चरण में जिन जिलों में चुनाव होंगे उनमें मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा, मोकामा, पटना, आरा, बक्सर, मोहनिया, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई शामिल हैं। इन सीटों पर इस महीने की 28 तारीख को मतदान होगा। इस बीच चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम आज उन 12 जिलों में चुनाव तैयारियों का आकलन करने के लिए गया का दौरा करेगी, जहां पहले चरण के तहत मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व वाली टीम गया में राजनीतिक दलों और जनता के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के अलावा कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेगी। चुनाव आयोग की टीम बिहार के अपने 3 दिवसीय दौरे के समापन से पहले आज शाम पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। और राज्य विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं। अगर 2015 चुनाव के परिणाम की बात करें तो भाजपा को 53 सीटें हासिल हुई थी। बात करें आरजेडी की तो 80 सीटें, जनता दल यू की बात करें तो 71 सीटें वो अपने नाम करने में कामयाब हुई थी। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 27 सीटें उसने हासिल की थी। तो 2015 के चुनाव परिणामों का इस वक्त आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। सलमान, सबसे पहले बात तो 71 सीटों के लिए जो अधिसूचना जारी की जा रही है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दे दें सबसे पहले। जी, आज पहले चरण के 71 सीटों के लिए जैसा आपने भी कहा कि अधिसूचना जारी हो रही है जी। और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि कल अवकाश है, इस वजह से कल नामांकन नहीं होगा, लेकिन आज से शुरू हो जाएगा और ये नामांकन की प्रक्रिया 8 तारीख तक चलने वाली है। अगले दिन इन नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर 12 तारीख तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कितने लोग चुनाव मैदान में हैं। तो जय, ये स्थिति है अभी। कल और परसों भी चुनाव आयोग ने गहन समीक्षा की है राज्य के अधिकारियों के साथ। कल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ मुलाकात की और उनसे बातचीत में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और कुछ सुझाव राजनीतिक दलों ने दिए हैं, जिनमें प्रमुख सुझाव जो हैं वो मतदाता की सुरक्षा को लेकर केंद्रित हैं। राजनीतिक दलों का ये कहना था कि अगर मतदाताओं को बाहर निकलने में कोई दिक्कत ना हो और उनमें ये आत्मविश्वास हो कि उन्हें कोविड संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, सावधानियां पूरी बरती जाएं, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। ये सारी बातें सामने आई हैं और आज गया जा रहे हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में जो दल आया है 9 सदस्यीय, वो गया जा रहा है और जाहिर है कि वहाँ जैसा कि आपने बताया कि जो पहले चरण में जो सीटें मतदान में जा रही हैं उनके बारे में समीक्षा होगी, उनकी तैयारियों के बारे में समीक्षा होगी। इनमें से कुछ ऐसी हैं जहाँ पर पहले नक्सलवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है, तो उस दृष्टि से भी सारी समीक्षाएं हो रही हैं। बिल्कुल सलमान, जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग पर की तैयारी है, लेकिन इस बार कोरोना काल में हम बात करें तो एक सुरक्षित चुनाव कराने को लेकर भी चुनाव आयोग इस वक्त तैयारियों में जुटा हुआ है। किस तरह से हम देखते हैं कि वो तैयारियां क्या हैं और खासकर इस बार चुनाव आयोग की बात करें तो संक्रमित लोगों भी आकर अपना वोट डाल सके, इसको लेकर भी खास तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है। वो हम आप सलमान हैदर से बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी
जुड़ी कुछ अहम बातों पर यहाँ पर हम नजर डाल लेते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से अगर हम बात करें आगे जड़ी बातों से जुड़ी, तो 3 चरणों में वोटिंग और 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। 28 अक्टूबर से 3 चरणों में मतदान होगा और इस बार करीब 7.29 करोड़ से ज्यादा वोटर इस मतदान में हिस्सा लेंगे और पहले चरण की अधिसूचना, जैसे कि हमने आपको बताया, कि आज जारी होगी। और बात करें पहले चरण की तो 16 जिले और 71 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 17 जिलों में से 17 जिलों की 94 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण में 15 जिलों में 78 सीटों पर चुनाव होगा। मतदान के लिए 1 घंटे का वक्त बढ़ाया गया है और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। और ये बदलाव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पोलिंग बूथों की संख्या भी इस बार बढ़ाई गई है। राज्य में करीब हम बात करें तो 1,06,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2015 के चुनाव में कुल 65,000 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, तो काफी बड़ी संख्या में उनका जो नंबर्स है वो बढ़ाया गया है इस बार। और कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए भी वोट डालने की व्यवस्था की गई है, जैसे इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे अपने संवाददाता सलमान हैदर से। सलमान, वाकई इस बार एक दोहरी यहाँ पर होगी कि जो वोटर्स हैं उनको मतदान करने के लिए तो जागरूक करना ही है चुनाव आयोग को, और विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनको कोरोना को लेकर भी उनको जागरूक करना है और कोरोना काल में वो अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ये भी उनको समझाना है। किस तरह से उसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारी है? जी, जैसा कि आपने बताया कि कोविड एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए इस समय, और ना सिर्फ चुनाव आयोग की ओर से काफी प्रबंध किए गए हैं, बल्कि उन्हें जागरूक किया जा रहा है। घर घर जाके मतदाताओं को जो जिला स्तर पर जागरूकता टीमें बनाई गई हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, वो जाकर बता रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षित रूप से आप घर से निकले और किस तरह से वहां बूथ पर, पोलिंग बूथ पर जब आप बटन दबाने जाते हैं ईवीएम का, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है। पहली चीज तो सारे मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर्स की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और दैहिक दूरी, जो फिजिकल डिस्टेंस है, वो भी तय कर दी गई है कि कौन कहाँ खड़ा रहेगा, उसकी मार्किंग की जा रही है। साथ ही साथ ग्लव्स उनको दिए जाएंगे और मास्क पहनना तो अनिवार्य है ही। वो घर से ही जब निकलेंगे तो मास्क पहन के निकलेंगे, उसके बिना नहीं निकलेंगे। ये सारी बातें उनको बताई जा रही हैं ताकि मतदाताओं में आत्मविश्वास बढ़े। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने एक और मांग रखी है कि अगर मतदान का जो घंटा है, जो अवधि है, वो 1 घंटे और बढ़ा दी जाए, यानी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर दी जाए, तो मतदाताओं में ज्यादा आत्मविश्वास आएगा। इसके अलावा उन्हें इस बात की गारंटी दी जाए कि अगर मतदान के बाद किसी को कोविड संक्रमण होता है तो फिर उसका इलाज सरकार मुफ्त करने की व्यवस्था करेगी। तो ये सारी बातें हैं, सुरक्षा के जो मानक हैं। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग की कोशिश है कि चुनाव मतदान को लेकर जो वोटर्स हैं उनको जागरूक करना है और कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको घर से बाहर निकालना है और वोटिंग करने के लिए बुलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं पर्यावरण की, यानी कि पराली की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए बैठक कर चर्चा करेंगे, जो हर साल प्रदूषण का कारण बनती है। इस वर्चुअल बैठक में दिल्ली और 4 पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण सचिवों और साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनटीएमसी और डीडीए निगमों के सदस्य भी शामिल होंगे। बैठक में पराली जलाने के मुद्दे पर राज्यों द्वारा पिछले 2 वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा होगी। 15 अक्टूबर के बाद से दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के समय पराली जलाने का काम शुरू होता है, जो कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कारण बनती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पिछले साल नवंबर में दिल्ली के वायु प्रदूषण में 44% योगदान फसल अवशेषों और पराली जलाने का था। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच धान की कटाई के मौसम के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में किसान फसल काटने के बाद आलू की खेती करने के लिए जल्द ही अपने खेतों में फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं। पिछले साल पंजाब के किसानों ने 20 मिलियन टन धान के अवशेषों में से 9.8 मिलियन टन अवशेषों को जला दिया था। वहीं हरियाणा में किसानों ने 7 मिलियन टन धान के अवशेषों में से 1.23 मिलियन टन में आग लगा दी थी। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर प्रतिबंधों के बावजूद किसान इसका पालन नहीं करते हैं, क्योंकि धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच काफी कम समय होता है।
हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ संवाददाता अजय विक्रम सिंह। अजय, पहले ही सरकार की ओर से ये बात साफ कर दी गई है कि इस बार इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी बल्कि समाधान की बात की जाएगी। क्या होगा आज की इस बैठक का मुख्य एजेंडा? बिल्कुल, आज की बैठक का मुख्य एजेंडा पिछले 2 सालों की जो प्रगति हुई है उसके बारे में जायजा लेने की होगी। जो 5 राज्यों के जो पर्यावरण मंत्री होंगे उनके साथ और जो पर्यावरण सचिव होंगे उनके साथ ही साथ जो पर्यावरण से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। सबसे अहम बात ये है कि अब सर्दी का वक्त आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से आता है तो हवाएं पूरब की तरफ बढ़ती हैं और उसी समय में जब पराली जलाई जाती है तो वो पूरे जो इलाके हैं वहां पर प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ये काफी चिंता की बात है और पिछले 4-5 सालों में इस पर काम करने की कोशिश की गई। इस पर सरकार ने बहुत तेजी से काम किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन मामला किसानों से जुड़ा हुआ है और किसानों को किस तरह से इसके लिए प्रेरित किया जाए इस पर लगातार काम किया गया है। बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा, 2-3 इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनकी आज समीक्षा की जाएगी। पहला इनिशिएटिव ये है कि सरकार ने 50% सब्सिडी ऐसी मशीनरी के लिए देने की बात कही है, दिया है जो पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भूसा या अन्य चीज बनाकर कर सकते हैं। वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो किसान अपनी पराली को अपने जो पैडी है उसको काट कर बेचना चाहते हैं उनको इंसेंटिवाइज करना होगा, क्योंकि खेत से किसानों को काट कर और उनको बाहर निकालने में काफी पैसा खर्च होता है। तो उसकी भी बात की जाएगी और क्या उसको बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी बात हो सकती है। तीसरी एक अहम बात यह है कि एनटीपीसी इस पूरे मामले में काफी तेजी से आगे आई है। 2017 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था दादरी एनटीपीसी से कि जो किसानों का जो पैडी होती है उसको ब्रिक के रूप में बनाकर और उसको कोल में मिक्स करके एक नए तरह से उसको पावर जनरेशन में यूज किया जाए। और इसके लिए अभी 3 दिन पहले टेंडर भी जारी कर दिया गया है। उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है। 1 टन का 5,500 रुपए दिया जाना है उस ब्रिक का, तो वो भी किसानों को उसके लिए भी प्रेरित करना है और उसको आगे बढ़ाया जाना है। एक और पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा कैप्सूल डेवलप किया है जया, अगर उसको पानी में मिक्स करके और उसको एक लिक्विड बनाकर अगर स्प्रे किया जाए जो पैडी है उस पर, तो वो डिकम्पोज खाद बन जाता है। तो ये सब जो टेक्निक्स है उसको यूज करने का तो बिल्कुल अजय, सबसे बड़ा बात यही होगी, अहम बात यही होगी कि किस तरह से किसानों को जागरूक करना है इस पूरे मुद्दे पर कि उनको जलाना नहीं है। प्रतिबंध तो है ही, लेकिन उनको जागरूक करना और उनको ये बात मनाना कि भाई आप इसको खाद में तब्दील कर सकते हैं, इससे आपके खेत को ही फायदा होगा। ये एक बड़ी भूमिका होगी जिसमें स्थानीय एजेंसी और सरकार इस वक्त जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। हम इस बैठक पर नजर बनाए रहेंगे और आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। और यहां पर बात कर लेते हैं आज के एक और महत्वपूर्ण एजेंडे की। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ट्विटर के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े छात्रों के सवालों के जवाब देंगे। शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण सुधारों और क्रियान्वयन से जुड़े होंगे ये सवाल। आइए देखते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या खास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में देश की दशा और दिशा तय करती है। इस नीति का लक्ष्य पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण है। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक 3 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भी एक लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल से दूर हुए 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्यधारा में लाए जाने का प्रयास है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का फॉर्मूला सामने रखा गया है। इस नीति में 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री स्कूलिंग का भी प्रावधान रखा गया है और साथ ही पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया गया है। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने पर भी फोकस रहेगा। नीति के तहत कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार पर बल दिया जा रहा है। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नजर रखी जाएगी। उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना भी नीति के तहत एक अहम पहलू रहेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा में करीब 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विधिवता होगी। और हमारे साथ इस वक्त ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं निशांत। एक सीधे जो
छात्र हैं उनके सवालों का जवाब यहाँ पर शिक्षा मंत्री देंगे। हम कह सकते हैं एक सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश सरकार की सीधे। जी देखिए जया, आपको मालूम है कि एक काफी लंबी विचार विमर्श की प्रक्रिया के बाद ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो कि 34 वर्षों के बाद आई है। और इस शिक्षा नीति को तैयार करने में समाज के सभी वर्गों से राय ली गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6600 ब्लॉक्स हैं और 676 जिलों में व्यापक एक विचार विमर्श की प्रक्रिया चली, लाखों सुझाव आए और उसके आधार पर ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। और इसका सबसे ज्यादा जो असर होगा वो छात्रों पर होगा। छात्र इसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हैं। तो निश्चित तौर पर छात्रों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि नई शिक्षा नीति में किस तरह के रिफॉर्म्स किए गए हैं, किस तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई में बदलाव आएगा, किस तरह परीक्षाओं को लेकर रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो ऐसे में छात्रों ने एक हैशटैग मंत्री के जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक से सवाल पूछे थे, हैशटैग NEP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस हैशटैग से सवाल पूछे थे और जो भी उनके मन में सवाल आए थे वो उन्होंने पूछे। और आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने सोशल मीडिया पेज पर उन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो निश्चित तौर पर एक जब से शिक्षा नीति की घोषणा हुई है तब से जो शिक्षा मंत्रालय है और केंद्र सरकार है वो विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि इसको बेहतर तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि शिक्षा नीति तो घोषित हो गई है और अब इसको लागू करना एक बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया भी चल रही है। अगस्त महीने में भी शिक्षकों से, प्रिंसिपल से, सबसे राय मांगी गई थी, सुझाव मांगे गए थे 24 से 31 अगस्त के बीच में और 10 लाख से अधिक सुझाव मिल गए। उसके अलावा लगातार वेबिनार और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 8 से 25 सितंबर के बीच शिक्षक पर्व का भी आयोजन किया गया, जिसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो कि जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी शिक्षा नीति को लागू करने में, उनके साथ शिक्षा नीति के अलग अलग विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। यहाँ तक कि जो गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस और विजिटर्स कॉन्फ्रेंस में जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी भागीदारी की, जिसमें नई शिक्षा नीति पर चर्चा की गई। और आज बारी है छात्रों की, और छात्रों के मन में जो भी सवाल होंगे उनका जवाब आज उन्हें मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो नई शिक्षा नीति में कुछ कई अहम सुधार किए गए, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। छात्र अपनी रुचि के विषयों का चयन कर सकेंगे और जो साइंस पढ़ने वाला छात्र वो आर्ट्स भी पढ़ सकेगा, कॉमर्स भी पढ़ सकेगा। तो छात्रों के मन में ये सवाल होंगे कि कैसे इसको लागू किया जाएगा। एक उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की व्यवस्था की गई है, वो कैसे होगा। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, अगर कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो कैसे उसका जो क्रेडिट है वो सुरक्षित रह पाएगा। उसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर क्या व्यवस्था की गई है नई शिक्षा नीति में। लड़कियों की शिक्षा के लिए कैसे, बिल्कुल जाहिर है कि ऐसी शिक्षा नीति जिसको वर्षों की चर्चा के बाद इसको तैयार किया गया है, जाहिर है इसको लेकर कई सवाल हैं छात्रों के मन में। तो अब आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, सीधा शिक्षा मंत्री से सवाल आप पूछ सकते हैं ट्विटर के माध्यम से। आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी वो अहम खबरें जो आज का एजेंडा तय कर सकती हैं। जी हाँ, खबरों की दुनिया तो ऐसी है जहां पर हर वक्त कुछ ना कुछ नया घटता रहता है, लेकिन फिर भी ये अहम खबरें रही आज के दिन की, जिन पर हमारी और सभी की नजर बनी रहेगी। कल एक बार फिर हाजिर होंगे आज के एजेंडे के एक और नए अंक के साथ। फिलहाल खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि कोरोना के खिलाफ भी हमारी जंग जारी है। तो अपने हाथों को धोते रहें, अपने मुंह को ढक कर रखें और 2 गज दूरी बनाए रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।